नमस्कार, मैं मालविका जोशी आपके साथ साझा कर रही हूं कैलाश सत्यार्थी जी के कुछ प्रेरक प्रसंग। जी हां, नोबेल पुरस्कार से सम्मानित कैलाश सत्यार्थी जी के जीवन के कुछ बहुत ही अनूठे अनुपम प्रसंग हैं जो आपको कहीं भीतर तक छू जाते हैं, आपको ये समझा जाते हैं कि मनुष्यता क्या है। आज जिस प्रसंग को मैं आपके साथ शेयर कर रही हूं वो किसी आंदोलन का नहीं है, वो है उनकी विचारधारा का कि कैलाश जी किस विचारधारा के पुरुष हैं। ये जिस सोफे पर मैं यहां बैठी हूं इसी की कहानी है। जी हां, सोफे की कहानी सुनिए तो सही, अच्छी लगेगी। कोई 8 साल 10 साल पहले की बात होगी। सत्यार्थी जी कहीं जा रहे थे और बहुत ही पॉश कॉलोनी से गुजर रहे थे। एक बड़े से आलीशान बंगले के बाहर उन्हें एक सोफा दिखा। मैंने सोचा रखा होगा भाई बाहर किसी के लिए। 2 दिन बाद फिर किसी काम से उसी तरफ जाना हुआ, वो सोफा वैसे का वैसा ही वहां पड़ा था। गार्ड से बात करके पता चला कि अरे ये तो कबाड़ी का सामान है, साहब ने बाहर निकाल दिया है, बेचना है, कबाड़ी का ही इंतजार है। कैलाश जी ने सोचा हो सकता है। फिर 2 दिन बाद फिर वहां से निकले, सोफा वहीं था। अब उनके अंदर का जो सत्यार्थी है वो एकदम से एक स्पार्क के साथ जागा और वो अंदर गए और वहां के जो मालिक थे उनसे बोले, भाई साहब ये आपको बेचना है? बोले हाँ भाई बेचना है, इतने दिनों से बाहर रखा है, कोई कबाड़ी वाला ही नहीं आ रहा। तो बोले अरे मुझसे बड़ा कबाड़ी वाला आपको कहां मिलेगा, मुझे बेच दीजिए। वो आदमी हक्का बक्का, ये अच्छा खासा आदमी अपने आप को कबाड़ी वाला कह रहा है और मेरी कबाड़ी में पड़ा हुआ सोफा मांग रहा है। उनको नहीं मालूम था कि वो सोफा किसे बेच रहे हैं। तो बहरहाल कैलाश जी ने पैसे दिए, ये सोफा लिया और यहाँ आ गए। और आप यकीन नहीं करेंगे, इसकी पूरी मरम्मत उनने की। अरे इंजीनियर का दिमाग जो था, और इंजीनियरिंग में बहुत सी चीजें सिखाई जाती हैं जिसमें इस तरह के काम भी होते हैं। तो उन्होंने इस पूरे सोफे को ठीक किया और आप विश्वास करेंगे 10 साल हो गए इसको ठीक हुए, कहीं से लगता है कि कबाड़ी से लिया हुआ है। तो ऐसे ही हैं हमारे कैलाश जी। जी हां, अपने आप में एक मिसाल है वो। तो आपको इस सोफे का किस्सा बताने के पीछे जो मेरा मंतव्य था वो ये है कि सिर्फ सोफा ही नहीं, कई साल पहले जब लाल किले के पास कबाड़ी बाजार लगता था तो कैलाश जी उस समय वहीं से बाल आश्रम हो या अपना संगठन हो या अपना घर हो, वहां की जरूरत का अधिक से अधिक सामान वहीं से लेते थे, उसको ठीक करके इस्तेमाल कर लेते थे। तो ये जो उनकी मितव्ययता है इसको हम कंजूसी नहीं कह सकते, कंजूसी अलग चीज होती है। ये जो बहुत सोच समझ के खर्चा करना कि ये जो पैसा है, जो मेरे पास पैसा है वो मेरे संगठन का है और मेरा संगठन मेरे बच्चों का है। तो उनके मन में जब भी वो कुछ खर्चा करते हैं तो एक बात अवश्य होती है कि कहीं मैं बच्चों के हक का पैसा तो नहीं ले रहा। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। तो इस तरह से उनका पहले ये नोबेल पुरस्कार प्राप्त होने से पहले तक तो वो कबाड़ी बाजार से सामान खरीदना और इधर उधर से हमेशा सस्ता पर अच्छा, और अगर अच्छा नहीं है तो उसे अच्छा कर लेना। तो इस तरह से उनका जीवन चलता रहा। जब नोबेल पुरस्कार मिल गया
तो उनके सहयोगियों ने उन्हें वहां जाने से रोक लिया। अब उन्हें वहां जाने नहीं देते और हाल फिलहाल में ऐसा पता चला कि शायद अब वहां कबाड़ी बाजार भी नहीं लगता। इधर मैं उनके कुछ सहयोगियों से बात कर रही थी तो सहयोगियों से ये पता चला कि वो अपने पास एक पैसा नहीं रखते अपनी जेब में। यकीन कर सकते हैं आप? यानी उनको यदि जरूरत होती है, किसी को देना है, सुमेधा जी अगर साथ में है तो वो उनसे मांग के देंगे। उनके कोई सहयोगी हैं तो उनसे कहेंगे भाई इन्हें दे दो, मैं उधार दो, मैं बाद में दे दूंगा। या उनके ड्राइवर के पास आजकल उनके संगठन के लोग कुछ पैसे रख देते हैं कि भाई कहीं जरूरत पड़े तो तुम दे देना। तो वो अपने पास कोई पैसा नहीं रखते। संत आदमी की पहली पहचान, किसी ऐसे चीज में हाथ भी नहीं लगाना। दूसरे आइए वस्त्र पर। अरे कपड़े तो ढूंढ ढूंढ कर उनके सहयोगियों से वो मंगवाते हैं, ऐसी जगह से लाओ जो सस्ता, सुंदर और टिकाऊ हो। जी हां, बाकी तो वो खादी पहनते हैं, पर और जो जरूरतें हैं वो सब ऐसी ऐसी जगहों से लाया जाता है जो सस्ती और अच्छी होती हैं। वो पहले देख लेते हैं कहां से लाए हो, किसी ने कुछ महंगा दिया तो वापस ले जाओ, मुझे नहीं चाहिए। तो दूसरी निशानी संत आदमी की। और तीसरी बात सुनिए, कभी भी ये विदेश यात्रा में होते हैं तो अपने इस पर, मोबाइल पर वो रोमिंग का बिल्कुल भी लोड नहीं कराते हैं। रोमिंग लेते ही नहीं, करते ही नहीं। वो सिर्फ कहीं जहां ठहरते हैं वहां के वाईफाई को यूज करते हैं और तभी उतने ही समय अपने सहयोगियों से बात करते हैं, जो उनको जानकारी देनी होती है, लेनी होती है, वो प्राप्त करते हैं। और एक बहुत मजेदार वाकया है, जब उनको नोबेल पुरस्कार मिला तो परिवारजनों को लगा कि सेलिब्रेट किया जाए, भाई कहीं चला जाए। तो सबने मिलके, परिवार ने मिलके सोचा कि चलो इनको कहीं लेके जाया जाए, हम सब सेलिब्रेट करेंगे। तो एक साधारण से पर अच्छी क्वालिटी के रेस्टोरेंट में गए। अब सब बैठे थे, इन्होंने ऐसे मेन्यू उठाया, चलो 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 उठो उठो उठो। भाई क्यों उठो? नहीं, ये इतना महंगा, ये इतना महंगा खाना कोई खाता है क्या बाहर आके? अरे घर में दाल रोटी अच्छी है, यहां भी तो दाल रोटी खाएंगे। अब उनके सामने तो कोई बहस नहीं कर सकता था। सब उठे और वापस आ गए। तो उस दिन सबने तय किया कि हम इनको मेन्यू कार्ड नहीं दिखाएंगे। पर भूखे पेट नहीं आए वो सबको लेके गए ठेले पे परांठे खाने और सबने भर पेट परांठे खाए, बहुत एंजॉय किया और घर वापस आए। तो ये जो सब गुण मैं आपको बता रही हूं, ये किसी साधु के ही हो सकते हैं, संत के ही हो सकते हैं। हम और आप जैसे किसी साधारण व्यक्ति के नहीं हो सकते। इतना सब कुछ पाने के बाद, मतलब आज यदि हम कल्पना करें उनके पास क्या नहीं हो सकता था, पर उन्होंने अपने उपभोग के लिए ना ही संस्थान का उपयोग किया, ना ही संसाधनों का उपयोग किया। वो सिर्फ और सिर्फ बच्चों के लिए लड़ने वाले, बच्चों के अधिकार के लिए खड़े होने वाले कैलाश सत्यार्थी ही रहे। जी, ये बात बिल्कुल सही है कि उनके साथ उनकी पत्नी सुमेधा वो कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी रही, क्योंकि कोई भी व्यक्ति अकेले इतने बड़े निर्णय नहीं कर सकता यदि वो परिवार में है तो। ये तो एक पक्ष हुआ, पर आपको ये भी बता दूं कि वो किसी चीज को जाया नहीं करते, वेस्ट नहीं करते, फेंकते नहीं, जब तक वो चल सकती है। जैसे ये सोफा, उनका कहना है कि आज अगर ये सोफे को फेंक देते हैं और ऐसा ही दूसरा सोफा बनाना हुआ तो बांस का पेड़ कटेगा ना, दूसरे फर्नीचर बनेंगे तो और पेड़ कटेंगे ना। तो वो पर्यावरण के तरफ भी उतने ही सचेत हैं जितना कि बच्चों के प्रति। यानी पर्यावरण और बच्चे,
ये दो ही तो हमारा संसार है। यदि ये दोनों स्वस्थ रहेंगे तो हम भी स्वस्थ रहेंगे। नमस्कार, सोचते रहिए।